स्वागत है सभी का दी मैथ्स एस पर। आज से हम सीयूटी और एनसीईटी के मैथ्स सेक्शन के लिए एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होगी, सभी कुछ होगा। सीयूटी और एनसीईटी दोनों में ही टाइमिंग का बड़ा रोल है, तो हम कैसे टाइम सेव कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन की अप्रोच सीखेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारा टाइम सेव हो। ठीक है, तो इस सीरीज में सबसे पहला चैप्टर और 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स हैं जो 11th में पढ़े हैं, मैं दोबारा बताऊंगा उन्हें, जो बार बार काम आने हैं। जिस भी चैप्टर में ऐसा होगा कि 11th के बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बताता चलूंगा। ठीक है, क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सेट क्या है, सबसेट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है सेट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सेट जो है हमारा वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से तो क्लियर होगा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके रख दिया तो हो गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वेल डिफाइंड से क्या मीनिंग हो गया? वेल डिफाइंड वो हमारी कंडीशन है जिससे कोई कलेक्शन ऑब्जेक्ट का हमारा सेट कहलाने लायक बनता है। यानी वेल डिफाइंड वो कंडीशन हो गई हमारी जिससे हम किसी भी कलेक्शन को सेट कह सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, क्या? कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। और सेकंड एग्जांपल लिया है कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 90+ या उससे अबव मार्क्स। अब इन दोनों में कौन सा सेट है, कौन सा नहीं है? अब मैं अगर बात करता हूं कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट की, क्या ये सेट है? क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हर किसी की निगाह में, हर किसी की नजर में गुड स्टूडेंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं, मेरी निगाह में गुड स्टूडेंट वे हैं जिन्होंने 90+ अबव मार्क्स गेन करे हैं। ठीक, और कोई दूसरा आदमी होगा या दूसरा पर्सन होगा, वो कहेगा कि मेरे नजर में गुड स्टूडेंट वो है जो सुबह जल्दी उठता हो। तो ऐसे ही हर किसी की निगाह में, नजर में गुड स्टूडेंट अलग अलग होंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट हमारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 90% अबव मार्क्स, यानी कलेक्शन लेना है स्टूडेंट्स का ही, लेकिन किन स्टूडेंट का? जिन्होंने 90% से ऊपर मार्क्स हासिल करे हो। तो क्या ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है? हाँ है। क्यों है? इसमें कंडीशन लग गई है, क्या? 90% अबव मार्क्स। तो ये हमारी हो गई वेल डिफाइंड कंडीशन। इसमें वही, इस कलेक्शन में वही स्टूडेंट आ सकते हैं जिन्होंने 90% से ऊपर मार्क्स हासिल करे होंगे। तो ये हमारा एक सेट हो गया। अब बात आती है सेट लिखते कैसे हैं। अब सेट को लिखने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में जो भी हमारे सेट में एलिमेंट होते हैं या जिन भी ऑब्जेक्ट का हमने सेट बनाया है, उन्हें सेपरेटली लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, क्या? लेट ए इज कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, यानी वोवेल्स का कलेक्शन है एक। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कर्व ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट में, क्या? कौन कौन से वोवेल हमारे? ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब हमारे जितने भी एलिमेंट है सेट के अंदर, वे सेपरेटली लिखे जाएंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब हुआ? सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म है जिसे देख के अगर कोई थर्ड पर्सन आए बाहर से या फिर कहीं और से, वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म देखे तो वो भी ये वाला सेट बनाने के लायक हो, यानी ये वाला सेट भी वो बना सकता है। तो वो हो गई रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म।
तो ये हो गई रोस्टर फॉर्म जिसमें सारे एलिमेंट सेपरेटली लिखे गए हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसी फॉर्म अगर कोई थर्ड पर्सन आके इस फॉर्म को देखे, कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म को, तो वो रोस्टर फॉर्म या भी सेट बना सके। जैसे इसे लिखा कैसे जाता है, ऐसे कि एक्स ले लिया हमने सच डेट, ये निशान होता है सच डेट का, ठीक है, सच डेट एक्स इज ए वोवेल, ठीक है। तो ये हो गई रोस्टर फॉर्म। अगर मैं बात करूं इस फॉर्म की, तो अगर कोई बाहर से या फिर कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो वो समझ सकता है क्या कि हमने एक्स लिया है, एक्स जो है कि वोवेल है, तो वो ये वाला फॉर्म, ये वाला सेट आराम से बना सकता है। तो ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों बता दी। अब आता है इसके बाद सबसेट। सेट ए इज, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर समझेंगे। डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देखना, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखते हैं एक औपचारिकता के लिए। क्या है? सेट ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैंने एक सेट ले लिया ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, एंड एक सेट और ले लिया मैंने क्या, बी, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से सेट ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ सेट बी। क्या सेट बी का सबसेट सेट ए कहलाएगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए के हर एक प्रत्येक अवयव, हर एलिमेंट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ सेट बी, सेट बी का भी मेंबर होना चाहिए। मतलब जैसे हमने सेट लिया यहाँ 1, 2 और 3 का, और सेट बी लिया 1, 2, 3 और 4 का। क्या ए सेट का हर एक एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है? हाँ है। कैसे? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए सबसेट हो गया, ए सबसेट हो गया बी का। ये होता है सबसेट का साइन, ठीक है, ये होता है सबसेट का साइन। इतना क्लियर? अब कोई सेट दे दे, मान लो ए ही है हमारा, ये यही सेट लिया 1, 2, 3 वाला, और कोई कह दे कि इसका सबसेट निकाल के दिखाओ कितने कितने सबसेट होंगे इसके, ठीक है। तो सबसेट कैसे होते हैं? एलिमेंट होते हैं किसके? एक सेट के। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है उसका हमें सेट बनाना है। जैसे इसमें 1 एलिमेंट है एक, तो इसका एक अलग सेट हो गया। 2 है तो इसका एक अलग सेट हो गया। 3 है तो इसका एक अलग सेट हो गया। ऐसी 3 को हटा दे तो 1, 2 है तो इसका एक अलग सेट हो गया। ऐसे ही अगर 1 को हटा दे तो क्या बचा? 2, 3, तो ये एक सेट हो गया। इसी तरीके से अगर हम किसे हटा दे 2 को, तो क्या बचा? 1, 3। साथ ही ये पूरा सेट भी आएगा 1, 2, 3। भाई इसके सारे एलिमेंट है तो सेट बी में, सॉरी सेट बी कह रहा हूं, सेट ए में, तो मतलब ये भी सब सेट हो गया इसका। और एक और आता है 5। अब 5 का मतलब क्या है ये और बताता हूं। 5 को कहते हैं नल सेट, यानी रिक्त समुच्चय। 5 को आप ऐसा समझो हवा, हवा है ये, ना होते भी हर जगह है। जैसे हवा अगर खाली गिलास रखा है या खाली बोतल रखी है तो उसमें भी हवा प्रेजेंट है, चाहे दिखे ना दिखे। ऐसे ही जो 5 है वो हमारा हर सेट में प्रेजेंट है। अब कहोगे क्या इसमें भी प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। जहां एलिमेंट हो या ना हो वहां 5 जरूर होगा, ठीक है, ठीक है। और जो पूरा का पूरा सेट है वो खुद का भी सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नोट पॉइंट में लिख देता हूँ ये बात। क्या? ये जो दो बात बताई है, एक 5 वाली और एक सब सेट वाली। क्या? पहली बात कि एवरी सेट इज ए सबसेट
ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। एक सेकंड बात, क्या फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सभी सेट का सबसेट है क्या, फाई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्या नंबर ऑफ सबसेट की। अगर किसी हमें दे रखा है कोई सेट जिसमें एक्स या वाई एलिमेंट है, तो हम कैसे बताएंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। कितने हमारे सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट बने। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है क्या, बताता हूं, नंबर ऑफ सबसेट। अगर हमारे पास एक सेट का कार्डिनल नंबर होता है हमारा कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट है सेट ए में, तो वो होता है हमारा कार्डिनल नंबर। अगर कार्डिनल नंबर ऑफ ए है n, तो नंबर ऑफ सबसेट होगा हमारा 2 की पावर n। ठीक है, जैसे यहाँ इस वाले एग्जांपल को लिए मैं, तो इस इधर का सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना था, 3 था। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए, 2 की पावर 3 विच इज 8। क्या 8 ही है, हाँ भी गिने थे तो 8 ही आए थे। क्लियर है इतना, ठीक है। अगली बात देखते हैं, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर जैसे क्वेश्चन यहाँ करा किसके ऊपर, नंबर ऑफ सबसेट के ऊपर। ठीक है, हमें सेट दे रखा है एस, जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 ही है जो हमने सेट लिया था ऊपर ही। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो गया, यानी एलिमेंट कितने हैं एस में, 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3 विच इज 8। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया सेट क्या है, सबसेट क्या है, नंबर ऑफ सबसेट क्या है। क्लियर है, फाई क्या है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और अगर मैं एक चीज और यहाँ कहूं, क्या नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, क्या उचित उपसमुच्चय की संख्या, हिंदी में वो क्या होती है, उचित उस उपसमुच्चय हम उसे कहते हैं। बस इसमें हम फाई नहीं लेते, ये सारे उपसमुच्चय हैं उचित, यानी प्रॉपर सबसेट हैं ये सारे, बस फाई प्रॉपर सबसेट नहीं लेते। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1, 1 घटाया क्यों, क्योंकि हम फाई नहीं लेते। ठीक है, ये हो गया सेट, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब इसके बाद आता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर इज ए कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट विच इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट होता है, जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना x, y, ये ऐसे ही लिखा जाता है। कैसे, a, b। अब ये a, b क्या है, a है हमारा फर्स्ट एलिमेंट किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, और b है हमारा सेकंड एलिमेंट किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। क्लियर, लिखा का ऑर्डर्ड पेयर होता है ये, पहला वाला फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड वाला दूसरा एलिमेंट। अब आता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उसका मीनिंग क्या हुआ। मान लो a, b इक्वल है हमारा c, d से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल हुआ, और जो दोनों का सेकंड एलिमेंट है वो इक्वल हुआ। ठीक है, समझ में आया। और कोई दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उनका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा। और एक चीज यहां देखने वाली है, क्या a, b विल नॉट इक्वल टू b, a। ठीक है, यानी a, b, a के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, a है, और इस वाले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, b है। तो a बराबर b तो है नहीं, तो
ए कोमा बी कोमा ए के बराबर नहीं होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या इफ 2x माइनस 8 कोमा 10 इज इक्वल टू 2 कोमा वाई प्लस 6 देन x एंड y आर। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, यानी 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2। 8 को उधर भेजेंगे तो क्या हो गया, 2 प्लस 8 विच इज 10, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ऐसा ही सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे, तो y प्लस 6 इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 4, तो x क्या आ गया हमारा 5 और x y आ गया 4। ये बेसिक क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्तीय गुणनफल। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट अभी तक हमने करा था दो संख्याओं में, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6। ऐसे ही अगर दो सेट का प्रोडक्ट हो तो वो कैसा होगा, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट से मीनिंग है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा ए कोमा बी सच दैट, क्या है, ए बिलोंग्स करता है कैपिटल ए से, यानी सेट ए से, एंड बी बिलोंग्स करता है सेट बी से। कैसे लिखा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कोमा बी के रूप में, जिसमें ए हमारा बिलोंग करता है सेट ए से और बी बिलोंग करता है सेट बी से। ठीक है, क्लियर है। अब करते कैसे हैं गुणनफल का प्रोडक्ट, वो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमें सेट ए दे रखा है जिसमें 1 2 और 3 है, और सेट बी दे रखा है जिसमें ए कोमा बी है। तो हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का अलग मतलब है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का अलग मतलब है। ये हमारे जो हम संख्याओं का प्रोडक्ट निकालते तो उससे बिल्कुल डिफरेंस है। उसमें अगर हम एक रफ पेपर लेता हूँ, एक मिनट को, अगर जैसा हम अभी तक नंबर का प्रोडक्ट करके आ रहे थे तो उसमें 2,3 भी 6 था, लेकिन और 3,2 भी 6 था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों का अलग मतलब है। कैसे देखते हैं, मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ सेट को, कैसे 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, ये हो गया सेट ए, और सेट बी हो गया जिसमें ए और बी प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, सेट ए के हर एक एलिमेंट का कनेक्शन सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ, मतलब जो 1 का कनेक्शन होगा वो 1 के साथ भी होगा, और जो 1 का कनेक्शन है वो बी के साथ भी होगा। ठीक है, राइट। ऐसे ही 2 का कनेक्शन जो होगा वो ए के साथ भी होगा, और 2 का कनेक्शन जो होगा वो बी के साथ भी होगा। ऐसे ही 3 को अलग पेन से लिखता हूँ जिससे साफ नजर में आए। ऐसे ही 3 का कनेक्शन ए के साथ भी होगा और 3 का कनेक्शन बी के साथ भी होगा। अब लिखते कैसे हैं इसे, जैसे मैंने ये लिखा था, क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्या हुआ, 1 का कनेक्शन ए के साथ हुआ और 1 का कनेक्शन बी के साथ हुआ। 1 कहां से आया, सेट ए से, ए कहां से आया, सेट बी से, और 1 कहां से आया इसके लिए, सेट ए से, और बी कहां से आया, सेट बी से। क्लियर है। ऐसे ही 2 का कनेक्शन ए से और 2 का कनेक्शन बी से। ऐसे ही 3 का कनेक्शन ए से और 3 का कनेक्शन बी से। ऐसे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब हम निकालते हैं बी क्रॉस ए, अभी निकाला था हमने ए क्रॉस बी। ठीक है, तो बी क्रॉस ए का मतलब बी का क्रॉस हो रहा है ए के साथ, यानी बी वाला सेट हम पहले लिखेंगे। यानी सेट ए बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए एंड बी, ये हो गया हमारा सेट बी। और सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, राइट। क्या हुआ, सेट ए का कनेक्शन सेट बी का के हर एक एलिमेंट का कनेक्शन सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ, यानी ए का कनेक्शन हो गया 1 के साथ,
ए का कनेक्शन हो गया 2 के साथ और ए का ही कनेक्शन हो गया 3 के साथ भी। ऐसे ही बी का कनेक्शन भी 1 के साथ, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। अब लिखते कैसे हैं इसे, वो भी देखते हैं। तो बी क्रॉस ए हो गया हमारा क्या, A,1, ठीक है, A,2 एंड A,3। ऐसे ही B,1, B,2 एंड B,3। ये हो गया B क्रॉस A। अगर हम इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट की तुलना करें, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, तो क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का इसका पहला एलिमेंट है 1 जबकि इसका पहला एलिमेंट है A। इसका पहला एलिमेंट है A जबकि इसका पहला एलिमेंट है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्यों? क्योंकि दोनों में एलिमेंट ही अलग अलग हैं। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में। यानी ए क्रॉस बी में ये जो है एलिमेंट कह लो या इन्हें ऑर्डर्ड पेयर कह लो, ये कितने आएंगे? ठीक है, हम लेकर चलते हैं क्या, एन ए, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए है एम, यानी सेट ए में एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो है एम और सेट बी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है एन। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा हमारा 2 की पावर m इंटू एन। क्लियर है? ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्यों? जो भी तक अभी तक हमने पढ़ा उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ सेट ए एंड सेट बी हैव 3 एंड 2 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, यानी सेट ए 3 एलिमेंट है और सेट बी के पास 2 एलिमेंट है। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं। किसके लिए? ए क्रॉस बी के लिए। अब ए क्रॉस बी के लिए हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं। अब जब ए क्रॉस बी में हमें एलिमेंट पता चलेंगे, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला रख के सबसेट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत बता दिया सर। इसका फॉर्मूला होगा m इंटू एन। इसमें फॉर्मूला होगा m इंटू एन। कैसे? इधर सेट ए में कितने एलिमेंट थे, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया रिलेशन का, नंबर ऑफ रिलेशन का, और ऑर्डर्ड पेयर का होता है m इंटू एन। ठीक है, फिर से बता रहा हूं कि अगर सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है, तो एलिमेंट इन ऑर्डर ए क्रॉस बी वो होगा m क्रॉस n। जो मैंने 2 की पावर m इंटू एन बताया था वो नंबर ऑफ रिलेशन होगा, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, उसे भूल जाना अभी के लिए। कैसा हुआ? सेट ए में यहाँ कितने एलिमेंट थे, 3 थे, और सेट बी में कितने एलिमेंट थे, 2 थे। तो हमारे ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कैसा आया, 3 क्रॉस 2 से। ठीक है, क्लियर है? तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं 3 एंड सेट बी में एलिमेंट दे रखे हैं हमारे 2। अब हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सब सेट जो हमारा ये आएगा ए क्रॉस बी का, हमें सबसेट निकालना है। तो पहले हमें इसमें एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, एन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हुए, वो होगा 3 क्रॉस 2 विच इज 6। ठीक है, अब हमें निकालना है इसके सबसेट की संख्या, सबसेट का नंबर, जिसका मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट, सब्जेक्ट को लिख दिया मैंने, सबसेट। वो क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, 2 की पावर n। n क्या था हमारा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या आया हमारा, 6। तो इसमें कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 6।
टू की पावर 6 क्या हो गया, टू की पावर 3 होता है 8 इंटू 8 विच इज 64। क्लियर। हमें क्वेश्चन में कहा था कि ए क्रॉस बी के सबसेट की संख्या निकालनी है, तो हमें ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने हैं ए क्रॉस बी में वो पता होना चाहिए था। पहले हमने ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है वो निकाले, फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ सबसेट निकाल दिए। अब इतना क्लियर होने के बाद क्या ऑर्डर सेट क्या है, सबसेट क्या है, फिर नंबर ऑफ सबसेट, ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वालिटी और ऑर्डर पेयर क्या है, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। अब उसके बाद शुरू होता है हमारा 12 का टॉपिक, क्या, रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन आर हम डिनोट करते हैं किससे, आर से। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी हमारा रिलेशन सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से कौन से एलिमेंट हमारे सबसेट में आएंगे, भाई हमारे जो सबसेट है उसमें तो कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं सेट के हिसाब से, लेकिन इनमें से कौन से एलिमेंट उठ के आएंगे वो डिफाइन करता है हमारा रिलेशन, कि ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सबसेट उठ के आएंगे रिलेशन में। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, और सेट बी दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1, 3 एंड 4। अगर पहले मैं इसका निकालता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1, 1, ठीक है, फिर क्या होगा 1, 3, फिर 1, 4, फिर 2, 1, फिर 2, 3, फिर 2, 4। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। चेक करने के लिए एलिमेंट गिन सकते हो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, और कार्टेशियन नंबर ऑफ एलिमेंट कितना भी आएगा 6 आएगा, क्यों 3 इंटू 2। ठीक है। अब मैं यहाँ रिलेशन डिफाइन करता हूं, क्या, आर। लिखते कैसे हैं वो देखो, जैसे हमने किसे लिखा था, किसे लिखा था, चलो उसे छोड़ो अभी। क्या है, ए कोमा बी सच डेट, क्या आया यहाँ, हमने रिलेशन डिफाइन करा कि बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी सेकंड एलिमेंट पहले एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। जहां ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए यानी सेट ए से, और जो बी बिलोंग करेगा वो कैपिटल बी यानी सेट बी से। अब हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है। पहला देखते हैं कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है क्यों, 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे रिलेशन में हो गया। ठीक है। फिर आगे 1, 3 सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, नहीं है, तो 1, 3 नहीं आएगा। फिर आगे क्या है 1, 4, क्या सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, नहीं है, तो 1, 4 भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद 2, 1 क्या सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, नहीं है, तो 2, 1 भी नहीं आएगा। फिर आता है 2, 3 क्या 2, 3 में 3 फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर क्या है हमारा 2, 4 2, 4 क्या हो गया हमारा, जिसमें 2, 4 है जिसमें सेकंड एलिमेंट हो गया 4, फर्स्ट एलिमेंट है 2, क्या 2 का स्क्वायर 4 है, हाँ, यानी सेकंड एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट का स्क्वायर हो गया, जो कि हमारे रिलेशन की कंडीशन थी, तो 2, 4 भी रिलेशन में हो गया। ठीक है। तो हमारा रिलेशन हो गया ये, जिसमें एलिमेंट होगा 1, 1 एंड 2, 4। और जो मैंने सबसेट की डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तभी होगा जब उसमें आने वाले एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट हो। क्या जो हमारे आर में एलिमेंट आ रहे हैं वो ए क्रॉस बी में प्रेजेंट हैं, भाई वहीं से लिए हैं हमने, तो प्रेजेंट तो होंगे। तो इससे हमारा निकल के आ गया क्या, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर।
ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। कार्डिनल नंबर ऑफ ए m है एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी n है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? नंबर ऑफ रिलेशन होगा हमारा 2 की पावर n इंटू m, या m इंटू n लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्यों? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन है हमारा, लेट आर बी द रिलेशन इन दी सेट n। n क्या है? ये हमारा n है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट का मतलब जिसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे ही n तक। ठीक है, इसमें 0 नहीं आता। गिवन सेट बाय आर रिलेशन डिफाइन कर रखा है a कोमा b, a बराबर b माइनस 2 एंड b ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो हमें देखना है जो हमारा ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारा आर में होगा। आर में कौन सा होगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा? क्या है कंडीशन? पहली चीज है कि बी हमारे 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और जो ए है वो बी से 2 छोटा होना चाहिए। ए बराबर बी माइनस 2 है, यानी ए जो होगा वो बी से 2 छोटा होगा। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या बी जो है 6 से बड़ा है। तो क्या ए छोटा है 2 बी से? नहीं, ये तो 5 छोटा है, तो ये हमारे रिलेशन में नहीं होगा। फिर सेकंड पे आओ, सेकंड तो हमारा 6 से बड़ा है ही नहीं, बी 4 ही है, तो ये भी हट गया। फिर थर्ड पे बी 6 से बड़ा है और जो ए है वो बी से 2 ही छोटा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ रिलेशन के ऊपर। लेट एन ए यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 2 एन बी 3 है, देन नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। ठीक है, ए से बी में रिलेशन की संख्या। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 2 की पावर m इंटू एन। तो यहाँ m क्या है? 2 है, n क्या है? 3 है, तो 2 की पावर 6, विच इज अभी देखा था क्या? 64। क्लियर है इतना? रिलेशन क्या है? रिलेशन सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। अब जो एलिमेंट हमारे ए क्रॉस बी से उठ के आएंगे वो डिफाइन करेगा हमारे रिलेशन की कंडीशन। जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम उसमें से एलिमेंट उठाएंगे। ठीक है, अब आज के बाद हमारा आता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। क्या आता है? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन से क्या मतलब है हमारा? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। यानी आर में जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे, इसके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उसका सेट हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा, यानी हिंदी में प्रांत कहलाएगा। हिंदी में डोमेन को कहते हैं प्रांत। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे इस वाले के एग्जाम्पल ले हम, तो ए सेट है हमारा 1,2 और बी है 1,3,4। वही पिछले वाला एग्जाम्पल कि हमने इसमें एलिमेंट वही लिया है जो दूसरा एलिमेंट का पहला एलिमेंट का स्क्वायर हो दूसरा एलिमेंट, पिछले वाला एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो क्या हो गया? और हमारे डोमेन के हिसाब से इसमें डोमेन कौन सा होगा? डोमेन होगा हमारा इस एग्जाम्पल के हिसाब से 1,2। कैसे? डेफिनेशन के हिसाब से सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। यानी ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं आर में? 2 है। इनका फर्स्ट एलिमेंट कितना है? पहला है 1 है और दूसरा 2 है, तो 1 और 2 हो गया हमारा डोमेन। ठीक है, अब इसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी बी में जितने भी एलिमेंट है उसका सेट हो गया हमारा कोडोमेन। तो कोडोमेन अगर हम देखें इस वाले एग्जांपल के लिए जो हमने ऊपर लिख रखा है, उसमें कोडोमेन हो गया 1, 3, 4, मतलब पूरा सेट बी ही कोडोमेन हो गया। ठीक है, अब रेंज है हमारा क्या? सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ बी। बी के उन एलिमेंट का सेट
विच रिलेटेड टू ए, यानी जो ए से रिलेटेड है, या दूसरे में सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, यानी आर के ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट। और पहली वाली डेफिनेशन के हिसाब से बी के उन एलिमेंट का सेट जो ए से कनेक्टेड है। तो इसकी रेंज क्या हो गई हमारी, इस एग्जांपल के हिसाब से रेंज हो गई हमारी 1 और 4 ही तो कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड नहीं है, तो रेंज में 3 नहीं आएगा। रेंज में वही लेते हैं जो हमारा रिलेशन रखता हो सेट ए से। ठीक है, क्लियर है हमारा। रेंज किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, और डोमेन किसे कहते हैं। डोमेन ऑल द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर विच इज इन रिलेशन आर। ठीक है, कोडोमेन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर, बी में जितने भी एलिमेंट है वो हो गया हमारा कोडोमेन। फिर इसके बाद रेंज। रेंज का क्या मतलब हुआ, जो भी बी के एलिमेंट हमारे कनेक्टेड है ए से, रिलेशन रखते हैं ए से, उनका सेट हो गया हमारा रेंज यानी परिसर। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या है। सेट दे रखा है हमारा 1 2 3 एंड सेट बी दे रखा है जिसमें है 2 3 4 एंड 5 एंड आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट क्या है, r is equal to 1, 2, 2, 3, 3, 4. Then what is the domain, codomain and range? में क्या निकालना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब पहले डोमेन की बात करें, डोमेन यानी प्रांत की बात करें, तो क्या बताया था कि सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ आर, यानी आर के जो भी ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो इसमें कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन। कोडोमेन यानी सहप्रांत, सहप्रांत हो गया हमारा सारा बी वाला सेट। तो क्या हो गया 2 3 4 एंड 5। और रेंज, रेंज क्या हो गया हमारा, रेंज मतलब परिसर, रेंज का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच कनेक्टेड टू ए, या ऐसा कह लो सेकंड एलिमेंट का कनेक्शन, सॉरी सेट, कनेक्शन क्या हूं, कलेक्शन। तो क्या हो गया हमारा 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। कोडोमेन और रेंज में अंतर समझ गए। रेंज में 5 आ रहा है जिसका कलेक्शन है नहीं, रिलेशन में नहीं है 5, तब भी कोडोमेन में आएगा। रेंज में वही आते हैं जो हमारे रिलेशन में है या फिर जो रिलेशन बना रहे हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है एक और क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दे रखा है, आर इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट एन। एन क्या है, अभी बताया था नेचुरल नंबर का सेट, जिसमें क्या आता है 1 2 3 ऐसे ही इनफाइनाइट तक या एन तक लिख लो। नेचुरल नंबर बाय द रूल एक्स आर वाई, इसका मतलब क्या होगा, एक्स रिलेटेड है वाई से, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो एक्स होगा, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, वाई होगा। क्लियर, तो x प्लस 2y बराबर 8 दे रखा है। देन डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और ये वैल्यू आएंगी कहां से, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। हम y की वैल्यू रखते जाएंगे कहां से, नेचुरल नंबर से, और x की वैल्यू मिलती जाएगी। जो हमारी x की वैल्यू मिलती जाएगी वही हमारा डोमेन होगा। ठीक है, क्लियर, कैसे होगा, x रिलेटेड है y से, इसका मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा x का, और डोमेन क्या होता है हमारा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो अगर y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो x बराबर हो गया हमारा 6, पहला एक ही आ गया। फिर y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखा तो क्या हो गया, x प्लस 2 इंटू 2 4 बराबर 8,
तो x बराबर क्या हो गया हमारा 8 माइनस 4 बराबर 4। अब 3 रख के देखते हैं, y बराबर 3, तो क्या हो गया हमारा x प्लस 6 बराबर 8। 6 कैसे 3 इंटू 2, तो x बराबर हो गया हमारा 2। y बराबर 4 रख के देखते हैं, तो x प्लस 8, 8 कैसे 4 इंटू 2 बराबर 8, तो x बराबर क्या हो गया 0। तो क्या 0 ले सकते हैं हम? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो होगी नहीं, तो ये हो नहीं सकता। तो हमारा डोमेन क्या हो गया? डोमेन आया हमारा 6, 4 एंड 2, या बढ़ते क्रम में रखें तो 2, 6 एंड 4, ये हो गया हमारा डोमेन। क्लियर कैसे हुआ? हमें डोमेन निकालना था। डोमेन क्या हो गया? इस रिलेशन के हिसाब से x की वैल्यू, y की वैल्यू रखी हमने नेचुरल नंबर के हिसाब से, और x की वैल्यू लेते गए। जो हमारी x की वैल्यू आई उनका सेट यानी उनका कलेक्शन हो गया हमारा डोमेन। क्लियर? अब इसके बाद आएगा हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये सारा 12 का ही चल रहा है रिलेशन से। अभी समझो अब B11 का चल रहा है। 11 का केवल सेट, सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट था। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला आता है नल सेट, सेट कह रहा हूँ, नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, हिंदी में रिक्त समुच्चय। इफ आर रिलेशन हैज नो एलिमेंट या ऑर्डर पेयर देन आर इज ए एम्प्टी रिलेशन। यानी अगर आर में कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट हुआ तो वो आर हो गया हमारा एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, क्या सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। ठीक है, और मैंने रिलेशन डिफाइन करा क्या, ए कोमा बी सच डेट ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, और ए होना चाहिए सेट ए से एंड बी होना चाहिए सेट बी से। ठीक है, तो हम देखते हैं रिलेशन में क्या आएगा हमारे। ए बड़ा होना चाहिए बी से। क्या 1 इनमें से किसी से बड़ा है? सबसे छोटा है इनसे। 4 भी बड़ा होता है 1 से, 5 भी बड़ा होता है, 6 भी बड़ा होता है 1 से, तो सब ये 1 से बड़े हैं, ना कि 1 से छोटे हैं। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड मतलब है हमारा 2। क्या 2 इनमें से किसी में से भी बड़ा है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन में नहीं होगा। फिर है हमारा 3। क्या 3 में से किसी में से बड़ा है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन में नहीं होगा। अब जब 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी रिलेशन में नहीं है सेट ए से। तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें? फाई। मैंने बताया था जहां कुछ नहीं है वहां क्या है? हवा है, मतलब फाई है। तो एम्प्टी रिलेशन आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों ही कंफ्यूजिंग है, बताता चलूंगा क्या अंतर है दोनों में, और दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, पहले देखते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध। आर रिलेशन इज आइडेंटिटी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए लिख सकते थे, या फिर ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी हर एक एलिमेंट खुद से ही कनेक्टेड हो, केवल खुद से ही। ओनली लिखा है, इस बात पे ध्यान देना, केवल खुद से ही कनेक्टेड हो। यानी ए सेट ले लिया है हमने, 1, 2 और 3 एलिमेंट है जिसमें। अब ये आइडेंटिटी तब होगा जब 1 का 1 से कनेक्शन हो, 2 का 2 से ही कनेक्शन हो, और 3 का 3 से ही हो, और किसी से ना हो। अब आर क्या आया हमारा आइडेंटिटी होने के लिए? 1,1, यानी 1 का 1 से कनेक्शन, खुद से ही कनेक्शन, 2 का 2 से कनेक्शन, खुद से ही कनेक्शन, 3 का 3 से कनेक्शन, खुद से ही कनेक्शन। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। क्लियर है इतना? ठीक। फिर इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी बताऊंगा, इसके बाद रिफ्लेक्सिव बताऊंगा, जो कि है हमारा मेन ही क्वेश्चन। जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध। आर रिलेशन इज यूनिवर्सल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ
एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। यानी हमारा रिलेशन कहाँ से बन रहा था, ए क्रॉस बी से बन रहा था। ए क्रॉस बी का सबसेट था आर। अगर आर में जो एलिमेंट हैं वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट के बराबर हो जाएं, यानी जो मैंने कंडीशन बताई थी, क्या एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्या बताया था मैंने, तो जो बताया था एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यही फॉलो हो जाए, मतलब ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है उतने ही आर में एलिमेंट हो जाए, तो वो रिलेशन हमारा कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। यानी एन ऑफ आर इज इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, एक नोट पॉइंट को लिखा है मैंने, नोट पॉइंट इसलिए लिखा है, क्या इससे एक बात समझ में आती है क्या, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर will be number of elements in A क्रॉस B। यानी किसी रिलेशन में ज्यादा से ज्यादा उतने ही एलिमेंट हो सकते हैं जितने A क्रॉस B में होंगे। ठीक है भाई, A क्रॉस B से का ही सबसेट है R, तो सबसेट में सेट से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए रिलेशन R विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। ठीक है, अब इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहां पे क्या मतलब हुआ कि सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्टेड हो। अब मैंने कहा था कि आइडेंटिटी भी कुछ ऐसी है, आइडेंटिटी में भी यही है कि ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, लेकिन दोनों में अंतर है, क्या, इधर ओनली है, इधर ओनली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहता है कि मैं तभी आइडेंटिटी रिलेशन कराऊंगा जब केवल सिर्फ खुद का खुद से ही कनेक्शन वाले एलिमेंट हो। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव का कहना है कि खुद का खुद से कनेक्शन हो। ठीक, खुद का खुद से कनेक्शन हो, और अगर कोई अलग से एलिमेंट आ गया तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जबकि आइडेंटिटी ऐसा नहीं कहता, आइडेंटिटी कहता है केवल खुद का खुद से ही हो, कोई और एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए। अब जैसे हमें दे रखा है सेट ए जिसमें है 1 2 और 3 एलिमेंट। अब मैं इसका रिलेशन बनाता हूँ, क्या 1,1 का बनाता हूँ, 2,2 का बनाता हूँ, 3,3 का बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या रिफ्लेक्सिव हो गया? हाँ हो गया। क्यों? इसने कहा था कि हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए खुद से, हो गया। तो फिर इसका मतलब तो आइडेंटिटी भी हो गया, हो गया भाई। आइडेंटिटी में भी यही एलिमेंट थे, इसमें भी यही हुआ, आइडेंटिटी भी हो गया। अब मैं आगे देखता हूँ, एक और रिलेशन लिखता हूँ, क्या 1,1 2,2 3,3 एंड एक लिखता हूँ मैं 1,2। ठीक है, तो क्या ये अब रिफ्लेक्सिव हुआ कैसे? खुद का खुद से कनेक्शन है सभी एलिमेंट का ए का, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें 1,2 आ गया। आइडेंटिटी कहता है मुझे सिर्फ खुद से खुद वाले एलिमेंट चाहिए जो खुद से खुद कनेक्टेड हो, जबकि इसमें एक आ गया 1,2, तो ये आइडेंटिटी नहीं हुआ, लेकिन रिफ्लेक्सिव हुआ। तो पहले वाला हमारा क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। और दूसरा क्या हुआ हमारा? ये आइडेंटिटी भी हुआ। ये वाला क्या हुआ?
रिफ्लेक्सिव हो गया, बट आइडेंटिटी नहीं हुआ। आइडेंटिटी नहीं हुआ। तो इससे हम एक बात लिख सकते हैं, क्या? नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is reflexive, but every reflexive relation is not identity। जैसा कि हमने अभी देखा, क्या ये आइडेंटिटी था तो रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, अंतर समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में क्या है? अब मैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूँ। कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकल इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बिलोंग करना चाहिए आर में। ये साइन होता है फॉर एवरी का, यानी प्रत्येक, हर एक का। फॉर एवरी ए क्या हो गया? जो बिलोंग्स कर रहा है ए के, मतलब इसका मतलब हुआ कि ए का हर एक एलिमेंट के लिए ए प्रेजेंट होना चाहिए आर में। ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, इस डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखी थी। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है सिमेट्रिक रिलेशन? Symmetric relation. R relation is symmetric if x, y belongs to R, then y, x belongs to R. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझते हैं हम एग्जाम्पल से। वही सेट लिया हमने, क्या? A, जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन लिखता हूं, क्या? R, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 2, 1, 3, 1 एंड 1, 3। अब इसकी डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन से? सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन से। क्या? x, y अगर बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो y, x बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, तो 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2 सिमेट्रिक के लिए 2, 1 होना चाहिए आर में। तो 2, 1 है, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही 3, 1 है आर में, यानी रिलेशन में, तो सिमेट्रिक होने के लिए 1, 3 भी चाहिए रिलेशन में, तो 1, 3 भी है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। कैसे हुआ? 1, 2 है, 2, 1 है, और 3, 1 है, तो 1, 3 है। ठीक है, क्लियर है? क्या कंडीशन है सिमेट्रिक की? सममित संबंध की। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब संक्रामक, हिंदी में क्या होता है ये? आर रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑफ, सॉरी, इफ x, y belongs to R and y, z belongs to R, then x, y belongs to R। मतलब क्या हुआ कि अगर x, y R में है, ठीक है, और y, z R में है, कॉमन क्या है इसमें? y। मतलब जो, अगर किसी एलिमेंट जो R में है, कोई ऑर्डर पेयर जो R में है, अगर उसका सेकंड एलिमेंट और किसी दूसरा ऑर्डर पेयर जो आर में है, उसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, तो इधर हटा दो इन्हें, तो उस फिर हमारा दोनों का, इसका पहला और इसका सेकंड एलिमेंट भी आर में होना चाहिए। x, y होगा यहाँ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझता है कहना क्या चाह रहा है। ये आर है हमारा, मैंने लिखूं एक एग्जाम्पल, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 2 और 2, 1 आ गया।
2,1 आ गया। तो बस मैं यहीं तक लिखता हूँ इसे। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉलो करते हैं। क्या? x, y एंड y, z। 2,1, तो 1 से शुरू होने वाला कौन है? दूसरा 1,2 है। तो इन दोनों को हटाओ तो क्या बचा? 2 और 2 बचा। भाई 2,1 है तो 1 से शुरू होने वाला देखेंगे। 1 से शुरू होने वाला 1,2 है, तो 1 से 1 हटाएंगे, इन्हें छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा? 2,2 बचेगा। 2,2 प्रेजेंट है, तो इस वाले एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव है। अब ऐसा ही हमें सभी एलिमेंट के लिए चेक करना है जो हमारे आर में प्रेजेंट है। अब 2,1 है तो क्या 1 से शुरू होने वाला केवल यही है? नहीं है, आगे भी है। क्यों? ये भी है 1,1। हमने 1 को 1 से हटाया तो क्या बचा? 2,1। 2,1 ये खुद ही है। ठीक है, फिर ऐसे ही 1 से शुरू होने वाला कोई और है? नहीं है, तो इसका चेक हो गया हमारा पूरा। फिर आगे 1,2, 2 से शुरू होने वाला 2,2, 2 से 2 हटा तो क्या बचा? 1,2। 1,2 खुद ही है ये, तो इसके लिए भी ट्रांजिटिव हो गया। क्या 2 से शुरू होने वाला कोई और है? नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 2,2, 2 से शुरू होने वाला कोई है? नहीं है, ये रहा। 2 से शुरू होने वाला ये रहा, तो 2 से शुरू होने वाला ये रहा, तो 2 ये रहा और 2 ये रहा। 2 से ये 2 हटा तो क्या बचा? 2,1। 2,1 ये खुद ही है। क्लियर है? फिर आगे 1,1, 1 से शुरू होने वाला ये रहा। ठीक, तो 1 से 1 हटा, 1 से 1 हटा तो क्या होना चाहिए? 1,2। 1,2 खुद ही है ये। फिर आगे 3,3, 3,3 के लिए क्या 3 से शुरू होने वाला कोई है? ये रहा। ठीक है, तो 3 से 3 हटा, क्या बचा? 3,2। क्या है ये? खुद ही है। अब 3,2, अब 3,2 के लिए 2 से शुरू होने वाला कोई ढूंढो। है? 2,1 है, तो क्या हुआ? 2 से 2 हटा, क्या बचा? 3,1। क्या 3,1 प्रेजेंट है? 3,1 प्रेजेंट नहीं है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ 3,1। तो ये इसके लिए हो गया ट्रांजिटिव। अब 3,1, 1 से शुरू होने वाला 1,3, सॉरी 1,2, तो 1 से 1 हटा, क्या बचा? 3 और 2। 3 और 2 है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब आप क्या होगा कि इतना लंबा चेक करना पड़ेगा? मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। क्या? जो भी एलिमेंट खुद से खुद का कनेक्टेड है उनसे चेक मत करो। क्यों? जब भी आपने नोटिस करा होगा अगर, तो जब भी हमने खुद से खुद यानी जो हमारे रिफ्लेक्सिव वाले रिलेशन के एलिमेंट हैं, आइडेंटिटी रिलेशन के एलिमेंट हैं, उनसे अगर हमने चेक करा तो ये हमारा हर समय सिमेट्रिक आ रहा है। कैसे? जैसे 2,1 था, हमने 1,1 से चेक करा, तो 1 को 1 से हटाया तो क्या बचा? 2,1, जो कि ये खुद ही है। ठीक है, ठीक है। फिर 1,2 है, इधर 2,2 है, 2 से 2 हटा तो क्या बचा? 1,2, जो कि खुद ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हमारे खुद से खुद कनेक्टेड है वो हमेशा वही दूसरा एलिमेंट वाला एलिमेंट देंगे, तो हमें इनसे चेक करने की जरूरत नहीं, टाइम बचेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सिमेट्रिक में बात करें, पहले इसे पूरा करूं, इसमें और कुछ बताना? नहीं। अगर हाँ, एक चीज और, अगर इसमें ऐसा हो गया 2,1 है, 1,2 है, ठीक है, और 3,2 है, तो 2,1 है, 1,2 है, 1 से 1 हटा, 2,2 प्रेजेंट नहीं है, तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ, एक कंडीशन लेकर चलता हूं। क्या? कि 2,1 है और 3,2 है। 2,1 है, 1 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है। जब और कोई दूसरा नहीं है 1 से शुरू होने वाला, तो हम इसे मान लेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांजिटिव हो गया। 3,2 है, और इसे इधर मैं एक और लिख लेता हूँ। 3,2 है और 2,1 है, 2 से 2 हटा, क्या बचा? 3,1। ठीक है, तो मैंने इससे क्या बताना चाह रहा था? इससे बताना चाह रहा था, अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा आ गया
कि उसका आगे कोई मतलब जैसे ये 2,1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट नहीं मिल रहा, यानी जो उसका सेकंड एलिमेंट है उससे स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो उसे हम ट्रांजिटिव मान लेंगे। उसे ये नहीं करना कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, वो ट्रांजिटिव होगा। तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 2,1 है लेकिन 2,1 से 1 हटा तो 2,2 प्रेजेंट नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव हुआ। ऐसी सिमेट्रिक में भी जैसा मैंने बताया कि जो खुद से खुद कनेक्टेड है एलिमेंट उन्हें चेक नहीं करते, ऐसी सिमेट्रिक में भी उन्हें चेक नहीं करते। क्यों नहीं करते अभी दिखाता हूँ। मान लो ऐसा सेट है हमारा, मैंने आइडेंटिटी सेट ले वो सेट कह रहा हूँ रिलेशन ले लिया। अब इसका चेक करो सिमेट्रिक 2,2 है, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए? x, y प्रेजेंट है तो y, x होना चाहिए। 2,2 प्रेजेंट है तो इसका y, ये अगर x हो गया ये y हो गया तो yx क्या होगा? इसका yx भी 2,2 ही होगा, जो कि वो खुद ही है। तो कोई लॉजिक बनता नहीं। तो हमारे सिमेट्रिक में इन वाले एलिमेंट को छोड़ देते हैं जो खुद से खुद कनेक्टेड है, और ट्रांजिटिव में भी, जिससे हमारा समय बचेगा चेक करने का। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इसका बात है इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। आर रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तीनों हुआ, तो वो रिलेशन हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बस हमें तीनों चेक करना है। अगर तीनों कोई रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो वो रिलेशन हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ठीक। अब यहाँ सेट ए है क्या? 1,1 2 3 है। ठीक है, अब रिलेशन मैंने लिया 1,1 2,2 3,3। क्या इक्विवेलेंस है? देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या? 1,1 2,2 3,3 तीनों के लिए प्रेजेंट है। ठीक, क्लियर। अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मैंने कहा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये होंगे ही। क्यों? अगर 1,1 है भाई इधर लिख लो, इधर लिख लो, आगा तो 1,1 ही। क्लियर। और ट्रांजिटिव हमें चेक करना नहीं है, मैंने बताया क्यों। तो ये हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा। और ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन भी है, और ये हमारा एक ऐसा रिलेशन है जो सबसे छोटा है। मतलब ये सबसे छोटा ऐसा रिलेशन है जो इक्विवेलेंस भी होगा। इससे हम एक वो निकाल सकते हैं क्या? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आई बात? कैसे हुआ? जैसे ये रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी की शर्त क्या थी? केवल खुद का खुद से ही हो और कोई एलिमेंट ना हो। तो वही है, खुद का खुद से ही है और कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है, जो ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये सबसे छोटा रिलेशन होगा किसी भी सेट के लिए। क्या वो इक्विवेलेंस है? ठीक है, यानी ये सबसे छोटा रिलेशन है किसी भी सेट के लिए जो इक्विवेलेंस होगा। क्लियर। अब मैं एक दूसरा सेट का एग्जांपल लेके चलता हूँ, जिसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है और 1,2 है, 2,1 है। बस, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। 3 एलिमेंट है, तीनों का है खुद से खुद का कनेक्शन, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया पास। सिमेट्रिक के लिए इन वाले एलिमेंट को उठाओ, इनके लिए चेक करो बस। तो 1,2 प्रेजेंट है, 2,1 होना चाहिए, है चलो हटाओ, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए इन्हें हटाओ, इन तीनों को चेक नहीं करेंगे। तो क्या हुआ ट्रांजिटिव के लिए? 1,2 है, 2 से शुरू होने वाला 2,1 है, 2 का 2 से हटाया, क्या बचा? 1,1 जो कि प्रेजेंट है। तो ये इक्विवेलेंस हो गया।
क्लियर है? किसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है उसका फॉर्मूला? 2 की पावर p इंटू p माइनस 1। p क्या है? p है कार्डिनल नंबर ऑफ a। सेट ए में कितने एलिमेंट है? वो है p। इसे n भी लिख सकते थे आप। तो 2 की पावर p इंटू p माइनस 1 किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है? 2 की पावर p इंटू p प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर p इंटू p माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ट्रांजिटिव का ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं जिससे हम ट्रांजिटिव रिलेशन की संख्या निकाल सकें। अब मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। क्या ए है? वही 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 3 हुआ। तो हमें सबसे पहले निकालना है रिफ्लेक्सिव नंबर। क्या कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नंबर फॉर्मूला रखेंगे ये। तो 2 की पावर 3 इंटू के 3 माइनस 1, क्या हुआ ये? 2 की पावर 3 इंटू के 2 विच इज 6 विच इज 4। ये हो गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 2, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या हुआ? 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। 3 की पावर 2 2 की पावर 3 इंटू 2 6 विच इज 64। समझ में आ गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 2 2, 3 इंटू 2 6, 2 की पावर 6 इज 64। ठीक है, आगे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। जो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो, उसका फॉर्मूला 2 की पावर p इंटू p माइनस 1 अपॉन 2। तो ये क्या हुआ? 2 की पावर 3 इंटू के 3 माइनस 1 अपॉन में 2। तो क्या हो गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 1 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 1 विच इज 2 की पावर 3 ही, और इसका आंसर क्या हुआ? 8। समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं किसका? टाइप्स ऑफ रिलेशन का, कि था क्या क्या। कभी खिचड़ी पक गई हो दिमाग में, पकी आ गई। अगर एक साथ अगर नया नया ही पढ़ा होगा, पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, खिचड़ी पकी जाएगी इतनी सारा। नल रिलेशन क्या था? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो हो गया हमारा नल रिलेशन। आइडेंटिटी क्या हो गया? आइडेंटिटी वो हो गया खुद का खुद से संबंध, खुद का खुद से रिलेशन, बस, और कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ये ऐसा समझ लो इंट्रोवर्ट है, अपना आप का अपना आप से ही संबंध चाह रहा है और किसी का चाह ना रहा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब अगर पूरे एक्स ए क्रॉस बी ही रिलेशन में हो जाए तो वो हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया कि यो आइडेंटिटी से थोड़ा हल्का हाथ है। ये क्या है कि खुद का खुद से होना ही चाहिए, और खुद कोई दूसरा भी हो गया, कोई हमें आपत्ति नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी का साइन होता है ये उल्टा ए होता है हमारा फॉर एवरी का साइन, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए के हर अवयव के लिए। फिर मैंने नोट लिखवाया था क्या? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। क्यों नहीं था? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से केवल खुद का खुद से ही होना चाहिए था, और जो रिफ्लेक्सिव था उसके हिसाब से खुद का खुद से होना चाहिए, दूसरा था तो चल भी जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद था हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन थी अगर x, y रिलेशन में है तो y, x भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो हमने एक एग्जांपल से ये देखा था। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए क्या? अगर x, y है, y, z है, तो x, z भी होना चाहिए। मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसे? a बराबर b है
और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी इसे समझ सकते हो। फिर मैंने बताया था क्या कि जो भी हमारे ऐसे वाले रिलेशन है जो खुद से कनेक्टेड है, ठीक है, उनका हम ना तो सिमेट्रिक चेक करेंगे ना तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा देंगे ही रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, सॉरी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन हमेशा वे सेटिस्फाई करेंगे। तो जो भी ऐसे एलिमेंट होंगे जो खुद से खुद कनेक्टेड होंगे उन्हें हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक नहीं करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो गया? जो रिलेशन तीनों हो, तीनों का मतलब रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, वो हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर मैंने बताया था सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि होता है आइडेंटिटी रिलेशन। फिर मैंने नोट लिखवाया था क्या? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? 2 की पावर p इंटू p माइनस 1, जहां p क्या है? p है कार्डिनल नंबर ऑफ a क्या है? सबसेट। कार्डिनल नंबर का मतलब a में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला था 2 की पावर p इंटू p प्लस 1 अपॉन में 2। p क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। ठीक है, फिर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, यानी रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी, उसका फॉर्मूला था 2 की पावर p इंटू p माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, फिर उस पर रिलेटेड हमने क्या करा था? एक क्वेश्चन करा था, एग्जाम्पल करा था, ऐसा समझ लो। तो आज हमने क्या क्या कवर करा? सेट, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, क्या होता है फॉर्मूला? 2 की पावर n। n क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ a। फिर उसके बाद वो ऑर्डर पेयर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने थे? m क्रॉस n। ठीक है, फिर उसको बात करा था हमने रिलेशन। रिलेशन में क्या बताया था? रिलेशन इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन कितना है? 2 की पावर m इंटू n। इतना क्लियर है? ठीक है, कल को हम करेंगे रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर उसके बाद कल हम एक बार क्वेश्चन कर लेंगे। फिर उसके बाद करेंगे हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट, जितने भी फंक्शन का कॉन्सेप्ट होगा वो करेंगे। फंक्शन करने के बाद हम करेंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन। फिर जब उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे कुछ, फिर हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन। 2-3 क्लास हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन से हमारी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, अभी कल को जो मैं लाऊंगा थोड़े बेसिक से क्वेश्चन लाऊंगा, मतलब बेसिक भी नहीं कह सकते, सीयूटी लेवल, मतलब जो सीयूटी के हिसाब से ही है वैसे ही होंगे, बस उनका लेवल उतना नहीं होगा। फिर फंक्शन स्टार्ट करेंगे जैसा बताया, उसमें भी जो शुरू में रखूंगा थोड़ा हल्के रखूंगा। फिर जब मिक्स करेंगे तो थोड़े क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आगे आगे क्या क्या करना है इसका रिवाइज कर लेना एक बार, हालांकि मैंने कई कई बार इन्हें दोहरा दिया है। और कुछ सजेशन देना हो, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो, अगर मुझसे हो सकती है तो मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा। कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।